स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था खनिज और शक्ति संसाधन क्लास 8 चैप्टर 3 ओके, ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा था। तो मैंने बताया था 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें मैं इस समय हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन मैंने शुरू किया था और इसका एक पार्ट आ चुका है। उसमें मैंने आपको बताया था खनिज संसाधन के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है शक्ति संसाधन के बारे में। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले आप एक चित्र देख लीजिए। देखिए खंभे लगे हुए हैं ओके, यहाँ पर तार लगे हुए हैं। तो ये क्या है? ऊर्जा का एक संसाधन है, मतलब शक्ति संसाधन है। विद्युत जो है इससे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, इसलिए हम इसको ऊर्जा का या शक्ति का एक संसाधन कहेंगे। अब यहाँ देखिए कहानी के माध्यम से शुरुआत होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। जो प्रत्येक चैप्टर है, प्रत्येक जो टॉपिक रहता है उसमें एक कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी शुरुआत करता है। देखिए कह रहा सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। ओके, ये सब ध्यान में रखिएगा। गीजर जिसे गाइजर भी बोलते हैं ओके, और इस्त्री मतलब जिससे हम कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। इसके बाद उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से जाती है। अब जो जूस तैयार करेगी उसके लिए भी मशीन आती है, मिक्सर मशीन, तो उससे वो तैयार करेगी। सन्नी क्या आपने स्नान कर लिया? वो पूछती है उसकी माँ कि आपने स्नान कर लिया, आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाने हेतु माँ पुकारती है। अब ये देखिए गैस स्टोव, इसको भी ध्यान में रखिए। ये जो शब्द है गीजर, मिक्सर, इस्त्री, गैस स्टोव, ये सब ध्यान में रखिए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? शक्ति संसाधन, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती, शक्ति मिलती ओके। अब ये देखिए विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अभी यहाँ आपको कुछ समझना नहीं है ओके। शक्ति अथवा ऊर्जा है। देखिए शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर पहले समझ लीजिए। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, इस्त्री हो गया जैसे हम प्रेस वगैरह करते हैं, और गीजर हो गया या फिर मिक्सर हो गया, तो सारी चीज़ें किससे चलती हैं? विद्युत से। और विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक संसाधन है ओके। तो वही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए वो बार बार कुछ उपकरणों को, कुछ उसमें ऐसे संसाधन थे जिनको बार बार यूज़ कर रहा था। अब भाई शक्ति का उपयोग यानी कि ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? कृषि में, जैसे मशीन वगैरह में करते हैं। भाई मशीन जो चलाते हैं पानी के लिए, तो मशीन में डीजल, पेट्रोल पड़ता है, जो कुछ भी पड़ता होगा। लाइट से भी अब तो मशीनें चलती हैं। परिवहन यानी कि भाई परिवहन मतलब जैसे मोटर गाड़ी, बस, ट्रक वगैरह में डालते हैं। और अब तो इलेक्ट्रिक मतलब साधन आने लगे हैं, बैटरी वाले रिक्शे आ गए हैं। संचार, मोबाइल फ़ोन, प्रतिरक्षा ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है ओके। तो ये जो शक्ति के संसाधन हैं इनको बेसिकली दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो परंपरागत, एक गैर परंपरागत ओके। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत स्रोतों की। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। यानी कि वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं परंपरागत स्रोत। जैसे कहते हैं ना भाई ये हमारी परंपरा रही है। परंपरा मतलब हमारे पूर्वज भी उस काम को करते आ रहे थे, हम भी करते आ रहे हैं। तो ऐसे संसाधन या ऐसे स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है, यानी हमारे पूर्वज भी उनका उपयोग करते थे, हम भी करते हैं, तो उनको बोलते हैं परंपरागत स्रोत। जैसे ईंधन, यहाँ पहला उसने एग्जाम्पल दिया ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए ये चित्र अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ईंधन, भाई ईंधन जैसे किससे किससे में प्राप्त होता है बताइए? ऊर्जा
जैसे आप लकड़ी ले लीजिए या उपले ले लीजिए, कोयले वगैरह भी हैं, कोयले से भी तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है? ईंधन है। ईंधन मतलब जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले आपको ये समझा दूँ क्या? चलिए ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि वो क्रम से दे रहा है तो उसी क्रम से हम लोग को इसको पढ़ना है। देखिए, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में बताया है। अब भाई इससे लाभ क्या है, हानि क्या है? देखिए, आसानी से परिवहनी टैंकर पेट्रो रसायन उद्योग का आधार, यानी कि आसानी से हम कहीं ले जा सकते हैं। अब भाई खनिज तेल से जैसे हम पेट्रोलियम वगैरह है, इसको टैंक में ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और इससे बहुत सारे काम भी होते हैं। गाड़ियों में डालते हैं तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगर वो खनिज तेल ही ना हो उसमें तो हम कैसे मोटरसाइकिल चला पाएंगे? तो ये बहुत सारे इसके लाभ भी हैं। जैसे प्राकृतिक गैस से भी लाभ हैं, आसानी से परिवहनीय, मतलब पाइप के माध्यम से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ और तेल से सस्ता होता है। अब ये जो जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इनसे मतलब ये स्वच्छ होता है, इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता। ओके, कोयले वगैरह से अधिक स्वच्छ होता है और तेल से सस्ता भी होता है। तो इसका भी प्रयोग प्राकृतिक गैस का आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों में होता है। अब इससे हानियाँ क्या है? जैसे तेल एवं गैस के रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाता है। कभी कभी आप देखिए समुद्रों में, महासागरों में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं तो उनके दुर्घटनाग्रस्त होने से तेल या फिर गैस जो है उसी जल में मिल जाता है, समुद्रों के, महासागरों के जल में। तो इससे जो जल होता है उसमें जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसमें कमी आ जाती है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। अब ये जो गैसें होती हैं, चाहे कोयला जलाएं, जितने भी ईंधन हैं, तो इनसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे जहरीले गैसें उत्पन्न होती हैं। ये वायुमंडल में जाकर के वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो अम्ल वर्षा के रूप में मतलब नीचे गिरती हैं, बरसती हैं। तो उससे भी हमारे शरीर को नुकसान होता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। ओके, तो ये भी होगा। फिर है नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। अब जब इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, कोयला, खनिज पदार्थ जो भी हैं, पेट्रोलियम, तो हम नए ईंधनों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, मतलब खोज करने की कोशिश ही नहीं करते। अब यहाँ देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और परंपरागत स्रोत मतलब जो पहले से जिसका उपयोग करता है ना, उसके क्या लाभ और क्या हानि है। तो ये देखिए, ईंधन के बारे में बताया। ईंधन से सुप्राप्त मतलब आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे लकड़ी, कंडा, भाई आसानी से प्राप्त हो जाता है। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। गाँव में ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं। अब देखिए, संग्रहण में इससे हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय लगता है, प्रदूषण फैलने वाला होता है, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है। मैंने बताया ना, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैलाता है। अगर लकड़ी, कंडा जलाते हैं, उपले जलाते हैं, तो इससे प्रदूषण होता है और तमाम तरह के जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती हैं। कोयले से हमें क्या हानि और क्या लाभ है? तो लाभ पहले देख लेते हैं। विस्तृत रूप से उपलब्ध है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसका लाभ है। विद्युत रूपांतरण के लिए, अब विद्युत निर्माण में भी कोयले के भाप का उपयोग किया जाता है, तो ये भी लाभ है। अब हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत, कोयला जलाने से बहुत सारा प्रदूषण होता है। परिवहन के लिए भारी, अब भाई कोयला जो होता है काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, उसको लाने ले जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पर है जल विद्युत। अब इसके देखिए लाभ और हानि। लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त, भाई विद्युत जलाने से कोई प्रदूषण, धुआं वगैरह नहीं होता, जहरीली गैसें नहीं निकलती। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है। अब देखिए, लाइटों से अब ज़्यादा मशीनें चलती हैं, पानी वगैरह निकाला जाता है, सस्ता भी होता है। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला। भाई विद्युत वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है और ख़तरा भी रहता है, मतलब करंट वगैरह लगने का खतरा भी रहता है। स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, बहुत सारी मतलब इसकी हानि होती हैं। आसपास का क्षेत्र होता है, कभी कभी ना बांध टूटने से, जैसे जहाँ पर हम मतलब जल प्लावन का मतलब यही कह लीजिए कि जहाँ पर कभी कभी हम डैम बना करके विद्युत बनाते हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोड हो जाता है डैम पर, डैम टूट जाता है तो आसपास के जो एरिया है वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। ओके, तो कुछ नुकसान हैं, लाभ भी हैं। ओके, तो ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। ओके, चाहे ईंधन हो गया, कोयला हो गया, जल विद्युत हो गया। अब यहाँ पर देखिए,
ये उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला, देखिए लकड़ी वगैरह लिए हुए है। अब यहाँ देखिए, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन मतलब जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं के सड़ने गलने और उन पर पड़ने वाले दबाव के कारण जो ईंधन निर्मित हुए हैं, तो उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ओके, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। मैंने आपको बताया था संसाधनों के बारे में कि भाई अगर ये एक बार ये समाप्त हो गए, हमने इनका यूज़ कर लिया पूरा का पूरा, तो ये जल्दी बनेंगे नहीं कि आज यूज़ किया कल बन गए। जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा को हम आज यूज़ करेंगे, कल में दूसरा मिल जाएगा। लेकिन ये जो मतलब पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, कोयला है, इनका अगर हम आज यूज़ कर लेंगे तो उतना आपका ख़त्म हो जाएगा, उतना नहीं मिलेगा दोबारा। अब मान लीजिए हमने पूरा ख़त्म कर दिया जितना है, तो इसके बनने में लगभग 50-60 हज़ार वर्ष लग सकते हैं। ओके, काफ़ी समय लगता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से काफ़ी अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। अब ये जो कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस है, चूँकि जनसंख्या अधिक है तो यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। मतलब जितना ये बन रहा है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से इसका उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ खनिज पदार्थों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कोयला, या बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी का मतलब जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेषों से बना है, तो इसलिए इसको जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत में किया जाता है। तो मतलब घरेलू में मतलब जैसे ठंडी वगैरह में इसको तापने के लिए ओके भी इसका उपयोग करते हैं। खाना वगैरह बनाने में कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर होटलों पर इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, या फिर लोहे उद्योग जो धंधे होते हैं, कारखाने, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। पहले की जो ट्रेनें होती थी या गाड़ियाँ होती थी, उनमें भी कोयला का ही उपयोग किया जाता था। विद्युत उत्पन्न करने में इस समय सबसे ज़्यादा उपयोग कोयले का विद्युत बनाने में किया जाता है। ओके, इसके भाप से विद्युत बनाया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। जो कोयले से विद्युत बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल की पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। मतलब एक ऐसा धूप जो अंदर है। जैसे कोयला को हम लोग जब जलाते हैं तो एक गर्मी निकलती है धूप टाइप का, तो इसलिए इसको अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, तापीय ऊर्जा। ओके, कोयले को मतलब डाला जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, उसके भाप से किसी प्रकार से बनाया जाता होगा, मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मालूम है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया और धनबाद तथा बोकारो झारखंड में है। तो ये देखिए, ये जो कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज बहुत ज़्यादा मशहूर है। ओके, तो ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और झरिया, धनबाद, बोकारो ये भी कोयला उत्पादक के मशहूर क्षेत्र हैं, प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये झारखंड में है। अब जो अगला हमारा खनिज पदार्थ है वो है पेट्रोलियम। लेकिन इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रा जिसका अर्थ है सैल और ओलियम जिसका अर्थ है तेल से लिया गया। यानी पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो पेट्रा, एक ओलियम। तो पेट्रा का अर्थ है सैल और ओलियम का अर्थ है तेल, यानी कि चट्टानों से निकलने वाला तेल। ओके, पेट्रोलियम का अर्थ है सैल तेल। सैल तेल मतलब चट्टानी तेल, मतलब चट्टानों से निकलने वाला जो तेल होता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। अब यहाँ देखिए, अपरिष्कृत है मतलब अशुद्ध पेट्रोलियम है, ये अशुद्ध पेट्रोलियम है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, मैंने आपको बताया होगा फिर नहीं बताया होगा तो जान लीजिए, जो पेट्रोलियम है और पेट्रोल दोनों में अंतर है। देखिए, पेट्रोलियम क्या है? एक खनिज पदार्थ है। पेट्रोल क्या है? एक तेल है। पेट्रोलियम से ही डीजल प्राप्त किया जाता है, पेट्रोल प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है, मिट्टी तेल प्राप्त किया जाता है। ओके, तो पेट्रोलियम सभी को मिला करके बोलते हैं और पेट्रोल एक अलग तेल हो गया। जैसे पेट्रोलियम, मान लीजिए पेट्रोलियम है तो इसी से हम क्या प्राप्त करेंगे? पेट्रोल, इसी से डीजल, इसी से कैरोसिन यानी मिट्टी तेल, इसी से प्राकृतिक गैस। ओके, तो ये देखिए
पेट्रोलियम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है। मतलब एक तेल तो होता है जिससे भाई कार गाड़ी वगैरह चलती है, और एक तेल ऐसा भी होता है कि आपकी साइकिल अगर चरचरा रही है, चूँ चूँ बोल रही है ना, तो उसमें आप डाल देते हैं तो फिर बहुत अच्छे से साफ चलने लगती है। तो दोनों की शुरुआत गाढ़े और काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। मतलब ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? एक गाढ़े और काले द्रव से निकलते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। मैंने पहले ही बताया इन सभी का सम्मिलित रूप पेट्रोलियम है। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अब तटीय तथा तटीय क्षेत्रों में तेल क्षेत्रों से किया जाता है। वेधन का मतलब इसको ऐसे पाइप लगा, मान लीजिए ये आप चलिए मान लीजिए ये पृथ्वी की परत है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको ऐसे पाइप के माध्यम से निकाला जाता है, ओके, प्रेशर दे करके। तो वेधन वही है, मतलब वेध करके निकालते हैं। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में ले जाया जाता है। मतलब परिष्करण यानी शुद्धशाला, जहाँ पर इसको शुद्ध करते हैं, ओके, तो उसको परिष्करणशाला बोला गया है। जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, अब देखिए पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक पदार्थ, ये सब इसी से तैयार किया जाता है। मोम वगैरह भी इसी से निकाला जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, ओके, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश, अब कहाँ कहाँ भाई ये उत्पादन इसका होता है, तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ये सब बहुत धनी देश हैं। जितने अरब प्रायद्वीप के देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो जाए, दुबई हो जाए, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यहाँ सब तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बहुत अमीर देश हैं, ओके। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया भी हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम के डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा, यानी भारत में भी थोड़े बहुत मात्रा में तेल पाए जाते हैं। जैसे असम में डिगबोई स्थान है, वहाँ पर तेल के कुएँ पाए गए हैं। बम्बई में अगर ले लें, यानी जिसे पहले बम्बई कहते थे, आजकल मुंबई कहते हैं, तो वहाँ पर बॉम्बे हाई नामक एक स्थान है जो समुद्र में स्थित है, तो वहाँ पर भी तेल निकाला जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर भी निकाला जाता है। फिर यहाँ पर है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जिससे एलपीजी वगैरह निकालते हैं, ओके। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। मतलब जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तेल को, तो उसी के साथ में गैसें भी निकलती हैं, उसको भी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ओके। ये देखिए, ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाते हैं और तब निर्मुक्त होती हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यानी अशुद्ध तेल को जब हम धरातल पर लाते हैं तो उसी के साथ में गैसें भी निकलती हैं। इनका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, यहाँ पर प्राकृतिक गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ देखिए, जैसलमेर, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, चूँकि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो जहाँ पेट्रोलियम पाया जाएगा वहाँ पर प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। जैसलमेर भी यानी राजस्थान में भी पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, तेल, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ, उसको रखा गया है रिजर्व के रूप में, ओके। त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं, यानी भारत भी उनमें से है जिसके पास बहुत भंडार तो नहीं, लेकिन मतलब रिजर्व के रूप में थोड़ा बहुत है। भारत उसका उत्पादन बहुत कम कर रहा है, क्योंकि भारत विदेशों से ला रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, अपना बचा करके रख रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि में चिंताजनक दर से इन्हें समाप्त करने तक पहुंचा दिया। जीवाश्मी ईंधन यानी पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, अब इनका हम लोग इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि समाप्ति होने के कगार पर आ गए हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय। अब इनको जलाते हैं तो तमाम प्रकार की गैसें, जहरीली गैसें, प्रदूषण निकलते हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दहन की ओर बढ़ाया जा सकता है, जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। कहने का मतलब इन लाइनों का ये है कि चूँकि हम परंपरागत ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जनसंख्या के अनुसार, तो उस मतलब वो इतना ज़्यादा उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि वो अब समाप्त होने के कगार पर है। तो हमारा ध्यान अब किस पर जाना चाहिए, गैर परंपरागत पर।
मतलब जिनका उपयोग हम अभी बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। अपने जो कोयला पेट्रोलियम इनको बचा करके रखना चाहिए, वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ। अब यहाँ देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी क्या है। एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। ऑटोमोबाइल मतलब जिसका उपयोग ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक वगैरह में करते हैं। जहाँ जो गाड़ियाँ बन गई, आप देखेंगे बहुत सारे जो शहर हैं, नगर हैं, वहाँ पर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होता है। यहाँ से कोई धुआं नहीं निकलता, कोई प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि ये पर्यावरण के हित के रूप में होते हैं, मतलब पर्यावरण हितैषी होते हैं। क्योंकि ये पेट्रोलियम डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं, मतलब होता है थोड़ा बहुत प्रदूषण, लेकिन नगण्य प्रदूषण होता है, समझ लीजिए। पर्यावरण के मतलब साथ में मिलकर ये काम करते हैं, बहुत कम ही प्रदूषण होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोतों की, लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कोयला बताया, पेट्रोलियम बताया, जल विद्युत के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा है जल विद्युत के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये डैम बना हुआ है और यहाँ से पानी गिराया जाता है, यहाँ पर घिरनी लगी होती है, चरखा, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है और वो मतलब बिजली बनता रहता है। सारा प्रोसेस साइंस में आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये सलल जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान में रखिए, सलल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आपको बताना है कि ये किस नदी पर बना है। ओके, कमेंट बॉक्स में अगर आप तक ये वीडियो मेरी पहुंची, आप देख रहे हैं वीडियो को, तो ज़रूर बताइएगा किस नदी पर बना है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है? यानी कि जल से विद्युत बनाने वाला पहला देश नॉर्वे। ये देखिए, आगे बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। पहले मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ओके, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विद्युत की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नागल, आपने सुना होगा, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ भारत में भी कई नदियाँ हैं जिन पर डैम बनाए गए हैं और विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ओके, तो ये देखिए, पहले क्या किया जाता है, एक बांध बना दिया जाता है और ये नदियों के जल को पीछे एकत्रित कर लिया जाता है। तो पीछे एक झील का या फिर एक सागर का निर्माण हो जाता है, जैसे यहाँ पर गांधी सागर, नागार्जुन सागर। ओके, अब ये जल का भंडार पीछे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से हम पाइप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जल नीचे गिराते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर ये घिरनी लगा देते हैं। घिरनी का मतलब एक घूमने वाला। तो ये 1 मिनट, ये जल जब यहाँ पर आएगा, इसको ढकेलेगा ऐसे ऐसे, तो ये घूमेगा घूमेगा। तो यहाँ का कुछ ऐसा उपकरण लगा होता है जिसे चुंबकीय बल मतलब होता है, तो विद्युत वगैरह यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। अब ये जो जल बच गया, मतलब विद्युत तो मिल गया हम लोग को, विद्युत बन गया। अब ये जो जल बच गया, इससे हम फिर नदियों का जो जल है, इसे हम खेतों की तरफ लगा देते हैं। ओके, खेतों में डाल देते हैं, जो सिंचाई के भी काम आ जाता है नहरों के माध्यम से। तो इसको घिरनी को टरबाइन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से खंभे वगैरह भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो यहीं से विद्युत पहुँचाया जाता है सारे क्षेत्रों में। अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, मतलब जिनका उपयोग हम परंपरा के रूप में नहीं करते आ रहे हैं, मतलब जल्द ही उनका उपयोग हमने शुरू किया है, या अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ उनका प्रयोग ही नहीं शुरू किया गया है। ओके, देखिए, जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। अगर कोयला, पेट्रोलियम या जो विद्युत वगैरह है, इनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। भाई, प्रदूषण भी होता है, कोयला को जलाते हैं, पेट्रोलियम गैस, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, इनको मिट्टी के तेल, इनको जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण भी होता है।
तो ये पर्यावरण प्रदूषण का भी काम करते हैं। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत, अब यहाँ देखिए गैर परंपरागत स्रोतों के नाम याद रखिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका हमें ज़्यादा उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। मतलब आज हम इनका उपयोग करेंगे, कल ये फिर निर्मित हो जाते हैं, हमारे लिए बन जाते हैं। अब पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, आज मान लीजिए हमने पवन चक्की के माध्यम से विद्युत उत्पन्न कर लिया, तो कल फिर हवा चलेगी, फिर हम करेंगे। सौर ऊर्जा फिर कल सूरज निकलेगा, फिर हमें प्राप्त होगी। ओके, ज्वार भाटा तो आप जानते हैं समुद्रों में आता है, तो उससे भी मतलब विद्युत उत्पन्न होता है। तो इनका उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये नवीकरणीय है। ओके, मतलब नवीन हो सकते हैं, नए हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। तो पहला बस अड्डा जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, पवन ऊर्जा से, तो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है आप बताइए। फिर यहाँ पर है सौर ऊर्जा। ओके, सबसे पहला जो स्रोत है गैर परंपरागत में वो है सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। जैसे हम धूप में निकलते तो भाई अनुभव करते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें कई सेलों को सौर पैनल के तापन से व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी इसका उपयोग किया था। कहने का मतलब ये जो प्लेटें हैं, इन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो हम एक बैटरी भी लगा देते हैं। ओके, तो उसमें उस बैटरी में जो है जो सूर्य ऊर्जा है वो कलेक्ट हो जाती है, फिर वो विद्युत के रूप में हमको रात में काम आती है। अब चाहे उससे हम खाना वगैरह पका लें या फिर हीटर जला लें या फिर टार्च वगैरह, बहुत सारे मतलब उपकरण बनाए गए, जैसे सौर कुकर भी बनाए गए हैं जिस पर हम खाना भी पका सकते हैं। तो अब जिस तरह के उपकरण होंगे उस तरह का वो काम करेगा। अगर लाइट वाला उपकरण है तो लाइट जलेगी, खाना पकाने वाला तो खाना पकेगा, और भी बहुत सारे हैं। अब तो गाड़ियाँ भी ऐसी निकलने की भाई जो सौर ऊर्जा से चलती हैं, कार वगैरह विदेशों में निकली हैं। अब इनसे हानि भी है, लाभ भी है। जैसे पवन ऊर्जा से क्या हानि क्या लाभ है इसको देख लेते हैं। ओके, तो जैसे लाभ क्या है भाई, प्रदूषण मुक्त है, ये कोई प्रदूषण नहीं होता। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन होता रहता है, मतलब कम लागत लगती है। एक बार हमने खरीद लिया पैनल, जो प्लेट है वो खरीद ली, हम दे रहा ऊर्जा, बार बार उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुरक्षित और साफ़ है भाई, सुरक्षित साफ़ सही बात है, मतलब खतरा भी नहीं रहता। जैसे जो लाइटें रहती हैं जो ज़्यादा वोल्टेज की, जो जल से बनती है, उनसे खतरा रहता है, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। ओके, अब इनसे हानि क्या होता है, पवन ऊर्जा से ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब जहाँ पर पवन चक्की चलती है वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा काम है। अब भाई सभी लोग तो स्थापित नहीं कर पाएंगे, आम जनता, तो महंगा काम है। रेडियो दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान पड़ता है। ओके, क्योंकि ये हवा के रुख को मोड़ देती हैं। जो मतलब पवन चक्कियाँ होती हैं, अब देखिए गुजरात वगैरह में लगे हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये हवा के रुख को, उसके दिशा को मोड़ देते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है प्रसारण और दूरदर्शन में। पक्षियों के लिए हानिकारक होती हैं। सौर ऊर्जा से क्या लाभ हानि है, असमाप्य प्रदूषण मुक्त, यह लाभ है। मतलब असमाप्त मतलब कभी समाप्त नहीं होगा, प्रदूषण मुक्त। हानि क्या है, खर्चीला है, सौर ऊर्जा के विस्तृत होने में ऊर्जा बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा से क्या लाभ क्या हानि है, तो परमाणु मुक्त, असमाप्य, वही मतलब कभी समाप्त नहीं होगा और प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है, वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिनाई होना, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर परमाणु ऊर्जा है, लाभ क्या, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानि क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करना, खर्चीला है। बायोगैस, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ध्यान में रखना ये सारी चीज़ें। ओके, तो लाभ क्या है, कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि क्या है, हरित गृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा,
लेकिन यहाँ भूतापीय ऊर्जा क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे सूर्य से प्रकाश हमें दिन में प्राप्त होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो रात में पृथ्वी जो तापमान है वो छोड़ती है, वापस देती है वायुमंडल को। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है वो उस तापमान को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, कुछ संजो कर रखती है, यानी कि कुछ रोक लेती है। तो वो जो तापमान है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो इससे स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी हर समय उपलब्ध रहता है। शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन खर्चीला, ये हानि और लाभ है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर सोलर ऊर्जा आप लगा सकते हैं, पैनल लगा सकते हैं। ओके, तो आपको विद्युत प्राप्त हो जाएगा, फिर इससे आप पंखा चलाइए, लाइट जलाइए, खाना बनाइए, कुछ भी कीजिए। पवन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। पवन ऊर्जा का एक असमाप्त स्रोत है। असमाप्त मतलब मैंने बताया जो कभी समाप्त नहीं होगा। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला रहा। चिरकाल का मतलब बहुत पहले से। ओके, जैसे पवन चक्की का प्रयोग हम आज तो विद्युत बनाने में करते हैं, लेकिन पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए बहुत पहले से किया जा रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ स्थित है। यानी कि जहाँ पर तटीय इलाके हैं, ओके, घाटी वाले इलाके जहाँ पर हमेशा हवा चलती रहती, वहीं पर ये स्थापित किए जाते हैं। जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस और स्पेन में पाए जाते हैं। ये पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान है इनका। सौर कुकर के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ओके, क्रियाकलाप है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। परमाणु ऊर्जा, अब भाई जो यूरेनियम वगैरह हैं, थोरियम वगैरह हैं, इनसे भी हमें मतलब काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि इससे कुछ विध्वंसक जैसे परमाणु बम वगैरह भी बनाए जाते हैं। ओके, 1 मिनट। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती हैं। परमाणु ऊर्जा भी देखिए बहुत ज़्यादा सबसे मतलब पावरफुल जो स्रोत है ऊर्जा का वो है परमाणु। ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, मतलब 1 किलो अगर आपको मिल जाए यूरेनियम तो पता नहीं कितने वर्षों तक आप उससे बिजली बना सकते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। भारत में भी यूरेनियम के निक्षेप मिले हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र के तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा। ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पर यूरेनियम और थोरियम के स्रोत पाए जाते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त किया था, मैंने आपको बताया भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएस विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में लगाए गए हैं। ओके, तो ये पूछ सकता है सवाल कि भाई भारत में जो है भूतापीय ऊर्जा के स्रोत यानी उपकरण कहाँ लगाए गए हैं। तो जो संयंत्र लगाए गए हैं वो हिमाचल प्रदेश में
मणिकर्ण नामक स्थान पर, और लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में पूगा घाटी यहाँ पर लगा गए हैं। ये देखिए खाना वगैरह पकाया जा रहा है। हालांकि भारत पर बृहद स्तर पर अभी ये लागू नहीं है। मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा, ओके, भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। ये देखिए बाकी ये उपकरण भी दिया है, इसको देख लीजिए। परमाणु ऊर्जा, ओके। यहाँ पर वो क्या किया जाता है कि मतलब स्लाइडें डाली जाती हैं यूरेनियम और थोरियम की, या जिससे भी बनाना है उसका विखंडन कराया जाता है, ओके। फिर यहाँ से ऊर्जा निकलती है, सारी चीज़ें। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में विद्युत उत्पादन होता है। पूरा प्रोसेस है, साइंस में आप डिटेल में इसको पढ़ सकेंगे। ज्वारीय ऊर्जा, देखिए क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया, ओके। तो ये याद रखना है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के किनारे सकरे मुहाने में बांध के रूप में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। फ्रांस, रूस, भारत जैसे भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं, यानी कि ज्वार भाटा आता रहता है। आप जानते हैं सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा आता है समुद्रों में, तो वहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं। तो ज्वार जब आता है, यानी कि बहुत तेज़ी से जल जब आगे बढ़ता है तो टरबाइन को घुमा देता है, ओके। तो फिर टरबाइन जब घूमता है तो विद्युत उत्पन्न होती है। ऐसा वहाँ पर उपकरण लगाया रहता है पहले से। ये देखिए, ये देखिए टरबाइन है, ओके। तो जब पानी इसको धक्का देता है तो ये पूरा घूम जाता है। अब ये देखिए निम्न ज्वार और इधर से उच्च ज्वार, तो मतलब उच्च ज्वार आएगा, जितना ज़्यादा ज्वार रहेगा जितना तेज़, उतना ही ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होगा। फिर यहाँ पर लास्ट जो आपका टॉपिक है बायोगैस, ओके। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर। आपने गोबर गैस बनाया होगा बचपन में, अब तो फ़िलहाल कोई नहीं बनाता है मेरे ख्याल से। बचपन में हम लोग बनाए हैं गोबर गैस, ओके। ग्लास में उसको गोबर को भरते हैं, फिर उसमें पता नहीं क्या करते थे, हम लोग खुद ही भूल गए। तो उससे जो ऊर्जा बनाते थे, बल्ब वगैरह छोटे छोटे जलाते थे हम लोग, ओके। तो रसोई के अपशिष्ट, ये देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट पदार्थों को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत का उत्पादन सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है, खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा को भविष्य को सुनहरा बनाएं। यानी कि हम लोग खुद कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग ना करें तो ठीक रहेगा, भविष्य के लिए रखें। नहीं तो ये जो ऊर्जा है जल्दी कंप्लीट आपका जो है समाप्त हो जाएगा, तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए हैं, ये आपको कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।